बहुत पुरानी बात है। एक गांव में विजय नाम का एक किसान रहता था। गांव में विजय की 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसका एक ही सपना था कि वह अपनी खेती पर अच्छी फसल उगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे उसके परिवार के सारे सपने पूरे हो जाएं। विजय का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला देवी, पत्नी मीना और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम अनिरुद्ध था। विजय बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता था। विजय की इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी फसलें बढ़िया नहीं उगती थी, क्योंकि उसके पास सिंचाई करने का कोई साधन नहीं था। फसलों को पानी देने के लिए विजय को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी विजय अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद किया करता था। उसको ऊपर वाले से बहुत उम्मीद थी। विजय बहुत सब्र करने वाला किसान था। उसी गांव में एक प्रताप नाम का जमींदार भी रहता था जो बहुत अमीर था। प्रताप जमींदार इतना अमीर होने के बावजूद बहुत लालची और निर्दयी था। वह कभी भी बिना मतलब के किसी भी किसान की मदद नहीं करता था। उसने गांव के कई मजबूर गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी और उन पर ब्याज का भार डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। विजय की भी फसलें सूख गई और नष्ट हो गई। उसके पास खाने के लिए अब एक दाना भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन, भाई इस साल तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे सारी फसलें नष्ट हो गई, खेत सूख गए हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ विजय, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो घर में बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस कठिन समय से कैसे निपटेंगे। सरकार भी तो मदद करने के बड़े बड़े दावे करती है, मगर कुछ नहीं किया आज तक। हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें प्रताप जमींदार से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो जमींदार को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। विजय भाई, वो प्रताप जमींदार सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। 1 नंबर का लालची आदमी है वो। अभी शामू ने कुछ दिन पहले ही सेठ जमींदार जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और उस सेठ जमींदार ने शामू का ब्याज इतना ज़्यादा कर दिया कि वह चुका ही नहीं पाया और ब्याज न चुका पाने के कारण उस प्रताप ने उसकी ज़मीन हड़प कर ली। फिर अब हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक प्रताप जमींदार सेठ जी का ही सहारा ले सकते हैं। उससे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो विजय, मेरा काम था तुम्हें बताना। अब तुम जो भी करो तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई रास्ता निकाल सकें। सही कह रहे हो विजय, एकजुट होकर ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है।
तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। सब किसान भाई अपने अपने घर चले जाते हैं और इस चर्चा के बारे में घर परिवार में विचार साझा करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, ऊपर वाले ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेगा। हमें धैर्य रखना होगा। मीना, मैंने प्रताप जमींदार से कर्ज लेने का सोचा है, शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। गांव के कई किसान भाई की जमीन उसने हड़प ली और ब्याज के बोझ तले उन्हें दबा दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि प्रताप जमींदार बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आप प्रताप जमींदार से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही प्रताप जमींदार के पास जाऊंगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि वह हमें इस कठोर संकट से निकाल दे। आखिरकार भुखमरी से मजबूर होकर विजय ने प्रताप जमींदार से मदद मांगने का निश्चय किया और सुबह होते ही वह जमींदार के घर गया। आओ आओ विजय, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल बारिश न होने की वजह से सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांग लूं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? क्योंकि उधारी तो दे ही जाती है ब्याज खाने के लिए। सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल की पैदावार हो जाएगी, उन फसलों को बेचकर जो भी पैसा आएगा सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई विजय, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो, ठीक है? सेठ जी, जब तक मैं आपका ब्याज का पैसा नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास गिरवी रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। जी प्रताप जमींदार सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है विजय, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। विजय उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है और अपनी जमीन भी गिरवी रख देता है। प्रताप जमींदार ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन गिरवी रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हौसला रखना पड़ेगा मीना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। हमें हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो मीना, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। देखना तुम, ऊपर वाला हमारे साथ है। मीना, ये लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही विजय खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई किया धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और इस बार उसकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई।
कुछ ही महीनों में विजय की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण विजय की काफी अच्छी फसल आती है। देखो मीना, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम प्रताप जमींदार का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, इस बार ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, बस किसी की नज़र न लगे। सभी किसान बहुत खुश थे। विजय ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब विजय को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था। मीना, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। जी, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आए। सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे। जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर यह पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम यह जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। देखो विजय, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम खाली हाथ वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही लूंगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर में अंधेर नहीं है। मीना और विजय दुखी मन से वापस आ गए और सेठ जी के धोखे के बारे में सारे गांव वालों को बता दिया। यहाँ बात सुनकर गांव के सभी किसान क्रोधित हो गए। ये जमींदार की तो बेईमानी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो देखना, एक दिन ये सभी किसानों की जमीन हड़प लेगा। इस सेठ का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुझे लगता है पंचायत में जाने से पहले हम सबको एकजुट होकर सेठ के पास जाना चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर सेठ प्रताप जमींदार मान जाता है तो ठीक है, वरना आखिरी रास्ता पंचायत में इसकी शिकायत करने का ही है। फिर सब गांव के किसान भाई एक साथ सेठ जमींदार के यहाँ पहुँच गए। सेठ, आप विजय की जमीन वापस कर दो। ये आपके दिए हुए पैसे पूरे ब्याज के साथ लौटा दिया है। तुम लोगों से किसने कहा कि इसने सारे पैसे लौटा दिए हैं? विजय ने सिर्फ कुछ ही पैसे लौटाए हैं, अभी और बाकी है। देखिए सेठ जी, ये तो हमें भी पता है। आप उधार देकर पूरे गांव वालों को कितना लूटते हैं। अगर आपने विजय की जमीन नहीं लौटाई तो हम आपकी शिकायत पंचायत में कर देंगे। यहाँ सुनकर सेठ डर जाता है। सेठ, अगर बात पंचायत तक पहुंच गई तो मेरी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं जमीन लौटा दूं। अरे गांव वालों, तुम लोग इतना भड़क क्यों रहे हो? देता हूं जमीन के कागज देता हूं। और इस तरह से विजय की जमीन वापस मिल गई और विजय ने यहाँ पाठ भी सीखा कि एकता में ही बल होता है। जो एकजुट होने में होती है वह अकेले में नहीं होती।